राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में मॉक नंबर 35 पे हम चर्चा करेंगे। मॉक नंबर 35 के अंदर जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज की क्लास में हम क्या करेंगे, देखेंगे। और साथ साथ में देखेंगे कैसे क्वेश्चन थे, क्या उनको करने का सही अप्रोच होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए, तो मॉक नंबर 35 की बात करते हैं। और मॉक नंबर 35 में मैथ का जो पहला क्वेश्चन था, वो पहला नंबर का जो क्वेश्चन था, वह क्वेश्चन किससे है सर? परसेंटेज से है। वह क्वेश्चन किससे है सर? परसेंटेज से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि के का 25% 10% सॉरी के का 25% 10 के 1800% से 10 कम है, तो आपको के का क्या बताना है? मान बताना है। तो देखो, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है? आपसे ये कहना चाह रहा है कि सर ये जो 1800% का 10 है ना, इसका और साथ साथ में ये के का जो 20% है, 25% है ना, इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इस लाइन को पढ़कर हम समझ गए कि 1800% का 10 और के का 50%, इन दोनों का अंतर कितना है सर? 10 है। बस इसको सॉल्व करके के का मान निकालना है, वही अपना सही उत्तर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं परसेंट हटा दूं, सुनना मेरी बात को, तो मैं सिंपल ऐसे कह सकता हूं 1800 बटा 100 गुना कितना? 10। यहां मैं कह सकता हूं के गुना, और 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? 25 बटा 100 बराबर में कितना सर? 10। सॉल्व करो सर, ये 2 जीरो जाएगा, यहाँ 180 बचेगा। इनको सॉल्व करूंगा सर, ये 25 से 4 बार, यहाँ के बटा 4 होगा और यहाँ क्या होगा? 10। अब मुझे बताओ, ये प्लस का 10 इधर माइनस का होगा और ये माइनस का के बटा 4 इधर प्लस का। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्लस का के बटा 4 किसके बराबर होगा? 180 माइनस क्या? 10। कहने का मतलब कितना? 170। तो यहां से अगर मैं के का मान निकालूं तो आप सिंपल कहोगे सर 170 का 4 गुना कर दीजिए। 17 का 4 गुना 68 होता है और उस पर एक जीरो बैठाइए। ऑप्शन नंबर बी से यह मैच कर रहा है, तो के का सही मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 680। यही इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई? चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, साधारण ब्याज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सर इतने रुपए का मूलधन इतना रुपया हो गया, मतलब इतने रुपए के मूलधन पर टोटल इतना धन मिला, मतलब मिस धन ये है। साथ साथ में आपसे कह रहा है कितने समय में हो गया सर? 10 वर्षों में हो गया। तो आपको क्या बताना है? निवेशित की गई प्रति वर्ष में मिलने वाली साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट बताना है। आप मुझे बताओ, साधारण ब्याज के अंदर दर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़ाया है कि सर दर निकालना है तो साधारण ब्याज में 100 का गुना और भाग लगा दीजिए मूलधन और समय का। अब सर ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना होगा? तो सर यहां से हम चेक कर लेते हैं। सर 1456 रुपए का मूलधन है और 2366 रुपए का मिश्रधन है, तो इनका अंतर ही ब्याज कहलाएगा। बोलोगे जी सर। तो 2366 में से 1456 घटा दो। देखो, 2300 में से 1400 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, और 66 में से 56, 2300 में से 1400 घटाओगे 900, और 66 में से 56 घटाओगे 10। तो आपने कहा सर इनके बीच जो अंतर आया वो 910 का आया, और यही 910 मेरा क्या है? एसआई है। तो आपने कहा सर 910 का साधारण ब्याज गुना 100, मूलधन कितना लेना है सर? 1456, और समय कितने वर्ष का है क्वेश्चन के अंदर? 10 वर्षों का। इनको सॉल्व करो सर, ये 0 से 0। अच्छा मुझे ये बताओ, ये किससे कट जाएगा? तो 13 से काटो सर, ये 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूना 26, यहाँ 13 सत 91 होता है और ये एक जीरो बैठा दो। और किससे कट जाएगा सर? 14 से। देखिए 14 पंचे 70 होता है और 14 अठे 112 होता है, आया ना? 14 पंचे 70, 14 अठे 112। तो यहां से और कैंसिल करोगे सर, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, तो ऊपर तो आएगा 5 गुना 5 25, नीचे आएगा 4%, और इसी को अगर काट के दशमलव में लिखोगे तो 6.25%। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है बाबू? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई? आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, और ये भी बहुत आसान सा है। बस इसमें क्या कह रहा है कि इतने रुपए का मूलधन है, कितने का है? 15,000, और हर साल का रेट अलग दिया है। पहले साल 4% का सीआई लगाना है, दूसरे साल 5% का सीआई लगाना है, और तीसरे साल 6% का सीआई लगाना है। तो आपको बताना है कि जब ये 3 वर्ष हो जाएगा, पहले साल इतने का, दूसरे साल इतने का, तीसरे साल का इतने का रेट लगेगा, तो 3 वर्षों का सीआई क्या है? इतना सा काम करना है।
आपको पढ़ाया है कि सीआई और एसआई में बस इतना सा अंतर होता है कि सीआई में मूलधन के ऊपर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, प्लस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। यही तो अंतर होता है सीआई एसआई में। बोलोगे जी सर। अब देखो कितना आसान सॉल्यूशन है सर। 15,000 रुपए का मूलधन है, इसमें हर साल अलग अलग रेट लगेगा। सर पहले साल 4% का ब्याज लगेगा, दूसरे साल 5% का ब्याज लगेगा और तीसरे साल 6% का ब्याज लगेगा। तो मैं सिंपल आपसे पूछूं 15,000 का 4% क्या होगा, तो कैसे कहोगे सर? परसेंट हटाते तो नीचे 100 आता, 100 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 150 का 4 गुना कितना सर? 600। मतलब 15,000 का 4% 600। 15,000 का 5% कैसे सर? 2 जीरो चला जाएगा, 150 का 5 गुना कितना? 750। 15,000 का 6% कितना सर? 2 जीरो चला जाएगा, 150 का 6 गुना 15 छक 90, कहने का मतलब 900। ये जो 600 मिला मूलधन के ऊपर, ये जो 750 मिला मूलधन के ऊपर, और ये जो 900 मिला मूलधन के ऊपर, तो कहने का मतलब ये हर साल का साधारण ब्याज है। ये बात क्लियर है। अब सर चक्रवृद्धि में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने का मतलब क्या है? सर पहले साल का ब्याज कितना है? 600, तो इससे पहले तो कोई ब्याज मिला नहीं है, तो इस 600 पे कोई ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरे साल का सीआई कितना है सर? सॉरी, दूसरे साल का एसआई कितना है? 750। और दूसरे साल का सीआई निकालने के लिए क्या करोगे? इससे पहले जितना ब्याज मिला उसके ऊपर भी ब्याज। तो इससे पहले कितना ब्याज मिला है सर? 600, तो 600 का 5% ब्याज ले लेंगे। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो ये 6 पंचे कितना आया? 30 आया। किया क्या मैंने? तो देखो भैया सिंपल सा मैंने ये किया, इस 600 का 5% ब्याज मिला, जो कि कितना मिला? 30 मिला। ये किया। अब ये तो पहले साल का सीआई भी एसआई भी, ये दूसरे साल का एसआई है, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये दूसरे साल का क्या बनेगा? सीआई। अब तीसरे साल का सीआई निकालना है, तो इससे पहले जितना ब्याज है उसके ऊपर भी ब्याज चाहिए। तो बताओ इससे पहले कितना ब्याज है? तो सर 600 और 700 1300, 1350 और 30 1380 है। अब इस 1380 पर कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा? तो सर 6% का, क्योंकि तीसरे वर्ष में 6% का ब्याज चल रहा है। सरल कर लो सर, ये 0 से 0 काट दो, इनको गुना कर लो। 8 छक 48, 4 13 छक 78 और 4 कितना? 82, और 10 है तो दशमलव के एक स्थान बाद दशमलव लगा दो। तो आपने कहा सर तीसरे साल मूलधन पे ब्याज 900 है और ब्याज के ऊपर ब्याज कितना है? 82 रुपया 80 पैसा। अब ये मेरा चार्ट बन गया। चार्ट में क्या क्या है वापस कह रहा हूं। ये पहले साल का साधारण ब्याज, जो पहले साल का साधारण वही पहले साल का चक्रवृद्धि। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, तो इस पे कोई ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। तो पहले साल सिर्फ मूलधन के ऊपर ब्याज मिलेगा, वही मेरा सीआई, वही मेरा एसआई। दूसरे साल मूलधन के ऊपर ये ब्याज, तो ये 750 एसआई। चक्रवृद्धि निकालना है, तो इससे पहले कितने का ब्याज है? 600, तो 600 का 5% निकाला 30 रुपया। मूलधन पे 750, ब्याज के ऊपर ब्याज 30, इन दोनों को जोड़ेंगे दूसरे साल का सीआई। तीसरे साल का एसआई क्या है? तो 15,000 का 6%। सीआई निकालना है तो मूलधन के ऊपर ब्याज प्लस ब्याज के ऊपर ब्याज, तो तीसरे से पहले टोटल कितना ब्याज है सर? इन सबको टोटल किया 1380। 1380 का 6% 82 रुपया 80 पैसा, ये मेरे को ब्याज के ऊपर ब्याज मिला। अब सर सीआई कह रहा है 3 साल का, तो कुछ नहीं करना है सर। पहले साल कितने का सीआई? 600 का। दूसरे साल कितने का सीआई? 750 और 30 780। और तीसरे साल कितने का? तो 900 और 82 रुपया कितना हो गया? 982 रुपया 80 पैसा। सबको जोड़ दो सर, ये 80 पैसा, ये 2, ये 6, ये 10, 7 17, 17 और 6 कितना? 23। तो आपने कह दिया 2362 रुपया 80 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच खा रहा है। तो सर 3 साल का अलग अलग रेट के हिसाब से सीआई क्या होगा? 2362 रुपया और 80 पैसा। आसान था, सबने कर लिया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले को देखिए, चौथे को। अब ये है तो सर मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन, लेकिन देखने में मुझे टेबल ग्राफ लग रहा है, सॉरी बार ग्राफ लग रहा है, आयत चित्र लग रहा है। क्लियर? देखने में से तो आयत चित्र लग रहा है, लेकिन यह है क्या? मीन मोड मीडियन का सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों के आयु के आंकड़े को दर्शाता है। तो आयु का आंकड़ा क्या है सर? 1 वर्ष वाला बच्चा, 2 वर्ष वाला बच्चा, 3 वर्ष वाला, 4 वर्ष वाला, 5 वर्ष वाला। आंकड़ा ये है, मतलब x का मान ये है। आगे क्या कह रहा है? अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न का क्या उत्तर देना है कि आयु के माध्य और बहुलक में क्या अंतर है। मीन और मोड का डिफरेंस पूछ रहा है इस ग्राफ के अनुसार। तो मुझे एक बात बताओ सर, आंकड़ा ये है तो x का मान ये दिया हुआ है,
1 2 3 4 5। अच्छा, x की बारंबारता, बारंबारता क्या है सर? ये है। एक आयु वाले कितनी बार है? 20 बार। दो आयु वाले कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 50 बार। तीन आयु वाले कितनी बार? 70 बार। चार आयु वाले कितनी बार? 50 बार। पांच आयु वाले कितनी बार? 20 बार। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये इनका क्या है? आंकड़ा है। बस इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगले स्लाइड में लेना पड़ेगा। देखो x क्या है, तो सर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और सर कितने वर्ष लास्ट? 5 वर्ष। इनकी बारंबारता क्या दी गई हुई है? 1 साल वाले की सर 20, 50, 70, 50, 3 वर्ष वाले की 70, फिर ये 50 और फिर ये 20, यही बारंबारता दी गई है, लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे अगर सबसे पहले बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए क्या सिखाया है कि सर सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? कौन है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन कि कौन सा दिख रहा है? तो सर 70 दिख रहा है। 70 का आंकड़ा क्या है? 3 है। तो मैंने कह दिया कि सर 3 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा? 3। अब मीन निकालना है, तो हमें पता है कि f गुना x निकालना होता है। चलिए गुना करिए। सर ये 20, इनको गुना करोगे सर ये 100, इनको गुना करोगे सर ये 210, इनको गुना करोगे सर ये 200 और इनको गुना करोगे सर 100। आसानी से जोड़ लोगे 200, 200, 100 और 100, 600 तो ये हो गया और 30 ये, 630 ये हो गया। सर बारंबारताओं का योग कितना होगा? जोड़ो, ये 70, 70 140 और 70 210। तो सर मीन कैसे निकालते हैं? सर मीन कैसे निकालते हैं? इन सब का योग जो कि 630 है और बारंबारता का योग जो कि कितना है सर? 210 है। कितनी बार में कट गया? 3 बार में। तो सर मीन भी 3, मोड भी 3, माध्य भी 3, बहुलक भी 3। तो हमसे कह रहा है इनका अंतर बताओ। तो सर इनका डिफरेंस क्या होगा सर? सर इनका डिफरेंस क्या होगा सर? तो सर मीन भी 3, मोड भी 3, तो डिफरेंस क्या? 0। तो 0 इस क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही उत्तर। तो कई बार ग्राफ बनाकर इस तरीके से नहीं देगा, कई बार इस तरीके से दे देगा, तो घबराना मत। ये मत समझना कि ये क्या हो गया, ये जो नीचे नीचे वाला वैल्यू दिया है ना, ये x का मान होगा और इससे रिलेटेड जो डेटा दिया होगा ना, वो f का मान होगा। कहने का मतलब बारंबारता। क्लियर है भाई? चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े अगले में, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही टेस्ट सीरीज में ये वाला कॉन्सेप्ट भी कराया है कि कभी भी आपसे कह देना, देखो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए का मतलब समझाया था, ऑड्स अगेंस्ट द अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट बी, इसका मतलब समझाया था। तो देखो एक चीज का ध्यान देना, सुनना मेरी बात को गौर से यहां पे अच्छे से। कभी भी लिखा हो ना कि फेवर में है, तो फेवर का रेशियो दिया है तो आप समझ जाना ये फेवर वाला है और ये अगेंस्ट का मान है। फिर ये दूसरा कह रहा है ऑड्स अगेंस्ट का रेशियो दिया हुआ है, तो सर ये अगेंस्ट का है और ये किसका मान है? फेवर का है। रेशियो में कैसे पहचानोगे कि कौन फेवर वाला है कौन अगेंस्ट वाला? तो वो देखना, अगर यहां फेवर दिया है तो पहला वाला फेवर, दूसरा वाला अगेंस्ट। अगर अगेंस्ट की बात कर रहा है तो पहला अगेंस्ट और दूसरा क्या है? फेवर है। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द इवेंट विल हैपन, कम से कम एक घटना तो घटे ही, इसकी क्या प्रायिकता होंगी? सर तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि कम से कम एक घटना, मतलब P A यूनियन B निकालना, या तो A या तो B। कम से कम एक का मतलब क्या हो गया? या तो A घट जाए या तो B घट जाए। और इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि A भी घटे और B भी घटे, यही तो समझा रखा है। तो कह रहा है एटलीस्ट वन इवेंट, एक इवेंट की घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो या तो A या तो B। इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया था सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एंड होता है, ये और होता है। अच्छा एक नई चीज याद रखना, और वो नई चीज क्या है? हालांकि कोर्स में सब पढ़ा दिया है, मैंने आपको ये चीज बता रखा था कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, कह रहा है ना यहां पे देखो अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, कभी भी इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, कहने का मतलब एक घटना का दूसरे घटना से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये क्लियर है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, इससे आपका क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं। अगर एक घटना से दूसरे घटने का कोई लेना देना नहीं, तो वैसे घटना को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। और जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाली बात पहले भी बता चुका हूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाली बात भी आपको बता चुका हूं जब घटना क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता है, काम बन जाएगा, यही दोनों चीज यूज हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो तो हमसे कह रहा है कि एक घटना घटे, मतलब घटना किस में होना चाहिए, फेवर में। अगेंस्ट तो कह नहीं रहा है, लिख तो रहा है ना कि कम से कम एक घटना के घटित होने की क्या प्रायिकता है। तो घटना घटित होने का मतलब कि सर सारे हमारे फेवर में होना चाहिए। तो देखो एक एक करके समझो। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं कि ए की घटने की संभावना निकालूं, तो ए की घटना घटने की संभावना कितनी है, 3। रेशियो 3 ही तो दिया, और टोटल कितने में से, 4 3 7 में से। वैसे ही मैं कहूं कि बी घटना के घटने की क्या संभावना होगी, तो बी के घटने की संभावना कितनी है, 4। घटने की संभावना 4 है, नहीं घटने की संभावना 7 है। यहां घटने की संभावना, फेवर मतलब घटने की संभावना, और अगेंस्ट मतलब घटना नहीं घटने की संभावना। तो यहां घटना घटने की संभावना कितनी है, बी की 4। टोटल कितने में से, तो 7 4 11 में से। वैल्यू निकाल लिया, पुट कर देंगे, काम बन जाएगा। चलिए अगले स्लाइड में कर देते हैं ताकि ज्यादा घींच पीच ना हो। ए यूनियन बी निकालना है, तो सर हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो घटना ए की है वो घटने की बी, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ जब घटना इंडिपेंडेंट है तो इसके जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं, पी ए इंटू क्या, पी बी। ये क्यों लिखा, क्योंकि सर क्वेश्चन में कह रहा है कि घटना दोनों इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिपेंडेंट होगा तो हमेशा इंटरसेक्शन के लिए क्या लगाओगे, ए इंटू बी। बस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर ये 3/7 है, सर ये 4/11 है, माइनस ये 3/7 है, ये 4/11 है। सॉल्व करो। सर इनको सॉल्व करेंगे तो 77, इन दोनों को गुना कर लिया, इनको गुना करो 33, इनको गुना करो 28, 28 और 33 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 61, और इनको गुना किया 4 तिहाई 12 ऑब्लिक कितना बटा कितना, 77। आधार सेम है तो सर ये डायरेक्ट घटा दो। अगर ये 62 होता तो सर ये कितना हो जाता, सर 50 हो जाता, एक और तो 49 हो गया। ठीक है, तो आपने कहा कि कम से कम एक घटना की घटने की संभावना क्या होगी, 49/77। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है। अच्छा कट रहा है तो काट दो, हाँ ये कट रहा है ना तो काट दो भाई, कट तो रहा है तो काट दो। 7 से 7 बार, 7 से 11 बार, तो 49/77 नहीं मिला तो काट के 7/11 कर दिया, और 7/11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और देखो इतने वैरायटी करा दूंगा ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, सब सीख जाओगे, पेपर में आएगा घबराओगे नहीं। हालांकि क्लास में सब कुछ पढ़ाया और डिटेल्स में पढ़ाया, और बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आपको करवा रखे। क्लियर है? चलिए हाँ, आगे बढ़ने से पहले जानकारी ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है, सर अभी तक हमने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी तक हमने रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसके लिए, तो जो भी बच्चे पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स उनको 1000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। वैसे ही जो भी बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स 1100 में अवेलेबल हो जाएगा हमारे ऐप पे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम मैथ ही सिर्फ लेना चाहते हैं, सिर्फ मैथ ही हमारा कमजोर है, मैथ को ये स्ट्रांग बनाना है, तो कंप्लीट कोर्स पीएसआई के लिए मैथ का आपको 900 में हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा चाहता है नहीं सर हमें तो मैथ और रीजनिंग दोनों को अच्छा बनाना है, दोनों में स्कोर अच्छा करना है, तो आप हमारा कॉम्बो बैच ले सकते हैं। पीएसआई का अगर कॉम्बो बैच लेंगे रीजनिंग प्लस मैथ तो कंप्लीट आपको 1500 में मिलेगा, और आरएस प्री का लेंगे तो कंप्लीट आपको 1600 में मिलेगा। ध्यान देना ये सारे बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम क्या है, रीजनिंग ऋषि सर। इसको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर लो और यहां से कोर्स परचेज कर लो। फीचर्स पढ़ लेना, सीट्स मिलेंगी, बाईलैंग्वेज पढ़ाया गया है, बाईलैंग्वेज सीट्स है, और साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज इनके साथ क्या है, फ्री है। सारे फीचर्स को आप पढ़ लीजिएगा। तो कोई भी बच्चा जो तैयारी करना चाहता है शुरुआत से, वो कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वास्तविक विभाजन किए बिना इनको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखो सिंपल तरीके से आप बता सकते हो, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आसानी से आप बता सकते हो कि इसमें 9 का भाग लगाकर शेषफल क्या आएगा। कैसे, तो अभी सिखा देता हूं, नहीं पता है तो भी अभी के अभी सिखा देता हूं, काम खत्म।
मुझे इसमें इस पूरी संख्या में 9 का भाग लगाकर रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो सिंपल सा तरीका है, ऐसा यहां से सारे नंबर को हटा लो जिनको जोड़कर 9 आ जा रहा हो। तो देखो 9 है तो 9 से कट जाएगा, तो यहां से कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 7 और 2 9, इनको जोड़ा तो 9 बना, 9 से 9 कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 से 9 कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा क्या बचा? 8 3 और 2। तो 8 और 3 कितना बताओ? 8 और 3 11 और 2 कितना? 13। तो 13 में सिर्फ 9 का भाग लगा लो, और 13 में 9 का भाग लगाओगे, 9 एकम 9, तो कितना शेषफल बच जाएगा? 4। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 4। तो 9 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालना है, तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि जो जो नंबर 9 से कट रहा है उनको हटा दो। तो मैंने देखा 9 9 से कट रहा है, 7 2 9 9 से कट रहा है, 5 4 9 9 से कट रहा है। फिर इनको देखा 8 2 10, 10 और 3 13, 13 तो 9 से नहीं कट रहा है, तो 13 में 9 का भाग लगाया, तो 9 एकम 9, कितना बचा? 4। तो 4 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। काम खत्म। तो डिविजिबिलिटी का रूल पता है, आसानी से कर लोगे। अगले को देखो, क्या कह रहा है कि एक आयत क्या है? एक वृत्त के अंदर है, और आयत की भुजाओं का अनुपात दिया है, साथ साथ में आयत का परिमाप दिया है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम बना लो। ये सर्कल है, इसके अंदर एक आयत है, ठीक है। ABCD क्या है? एक आयत है। अच्छा, आयत है तो हर एक कोण क्या होगा? सर समकोण होगा, ये वाली बात पता है। मुझे एक बात बताओ, जो आयत का विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास होगा। मतलब अगर वृत्त का एरिया निकालना है, सुनना मेरी बात को, वृत्त का एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर। बिना त्रिज्या के तो एरिया निकाल नहीं सकते, और त्रिज्या निकालने के लिए मुझे अगर इसका व्यास पता चल जाए और व्यास का आधा कर दे तो त्रिज्या हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। तो हमें इतना समझ में आ गया कि अगर मैं आयत का विकर्ण निकाल लूंगा तो आयत का वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, और वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, उसका आधा करते ही त्रिज्या पता चल जाएगा, तो आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं सर्कल का। तो पूरा फोकस यहीं करना है। देखो भाई, इनका रेशियो कोई भी, जैसे सर ये 4:3, 4:3 में है, तो मुझे बताओ अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आपने पढ़ा है आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो पढ़ा है। तो सर इनकी भुजाओं का अनुपात का मतलब लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं कि सर लंबाई 4x है, चौड़ाई 3x है, और इनका 2 गुना करे तो परिमाप होगा, और इसी का मान क्वेश्चन में क्या दिया है? 56 दिया है ना भाई। हम अपने मन से नहीं ले रहे, क्वेश्चन में दिया है वही लेके चल रहे हैं। तो बस इनको सॉल्व करो। 4 3 7 दूनी 14x, किसके बराबर? 56। तो सर यहां से x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अरे बोलो, जब x का मान 4 आ गया तो लंबाई 4 चौका 16, चौड़ाई 4 तिहाई 12। तो आपने कहा सर थोड़ा सा कलर चेंज कर दीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। सर ये 16, ये 12, तो सर ये निकाल सकते हैं? बोलोगे जी सर, क्योंकि ये एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सर इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और उसका रूट। तो मैं विकर्ण निकाल रहा हूं, जिसको आप व्यास कहोगे वृत्त के लिए, जिसका नाम क्या है सर? BD। ये कैसे निकालोगे? तो सर √16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जोड़ोगे 400, और 400 का वर्गमूल 20, मतलब सर ये वैल्यू 20 है। अच्छा सर ये वैल्यू 20 है तो रेडियस कितना होगा? तो सर 20 का आधा हो जाएगा, कहने का मतलब 10, क्योंकि सर ये मेरा विकर्ण भी है, यही मेरा व्यास भी है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो विकर्ण या व्यास मेरे पास 20 है तो त्रिज्या 10 होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर और पाई। 10 का स्क्वायर कितना? 100, और पाई लगा दो साथ में, जो कि ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। दूसरा एक चीज, अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छे से देखा है, मुझे अच्छे से फॉलो किया है, तो आप समझ जाओगे कि 4 3 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 4 के रेशियो में है, ये 3 के रेशियो में है, तो ये 5 के रेशियो में ही होगा। तो सर यहाँ 4 का गुना, यहाँ 4 का गुना, तो यहाँ भी 4 का गुना करके डायरेक्ट 20 निकाल लेते। ये इतना करने की आपको जरूरत नहीं थी। ये 20 आता तो डायरेक्ट कहते 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 पाई, आप आंसर दे देते। तो अगर आप फॉलो करते, ट्रिपलेट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आप कर ही लिए होंगे। जबकि हालांकि ट्रिपलेट मैंने पूरे आधे घंटे का पूरा लेक्चर लिया है ट्रिपलेट के ऊपर आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी, रसायन की सीट का अनुपात दिया हुआ है, और क्या कह रहा है कि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40%, 60% बढ़ा दो तो बढ़ी हुई सीटों की संख्या क्या होगी? तो मैंने हमेशा कहा है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 100 का गुना कर लो।
इससे क्या है, कैलकुलेशन आसान बनेगा। ये मैथ का सीट है, ये इंग्लिश का सीट है, और ये रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का सीट है। सर इसमें 20% बढ़ाना है। अरे बताओ भैया, 20% निकालना सिखाया है परसेंटेज में, और बहुत जल्दी निकालना सिखाया है। इसमें 60% बढ़ाना है, बढ़ाओ सर, लो कलर चेंज करो। सर 10% 60 होता, 20% इसका 2 गुना मतलब 120 बढ़ता। 120 बढ़ाने का मतलब नया सीट कितना होगा, 720। 40% बढ़ाना है तो सर 10% 40 होता, और इसका 4 गुना कर देते तो सर 160 होता। मतलब सर यहाँ 160 बढ़ेगा, तो यह कितना हो जाएगा, इंग्लिश के अंदर नया सीट 560। सर 60% निकालना, 10% 70, तो 60% मतलब 6 गुना कर दो, तो 7 छक 42, 420 यहाँ बढ़ेगा। 420 बढ़ाओगे तो सर 1120 आएगा। थोड़ा सा काटा पीटी करो, 0 0 0 0 0 तो गया। अब किससे काट सकते हैं भैया, और बताओ किससे काटे। 8 से काट दे, 8 नमा 72, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8 और 8 चुका 32। तो 9 7 और 14 नए सीटों का रेशियो क्या होगा, 9 7 14, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी से ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये और हलवा क्वेश्चन है। आपको पढ़ाया है साझा के अंदर कि कभी भी प्रॉफिट निकालना है तो जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो भी आपने पूंजी लगाया है, उसमें समय का गुना कर दो। ठीक है भाई। लेकिन किसी केस में मान लो कभी आपको समय निकालना हो गया तो क्या करोगे, लाभ में पूंजी का भाग लगा दोगे। कभी पूंजी निकालना हो गया तो क्या करोगे, लाभ में समय का भाग लगा दोगे। आ जाएगा, बोलोगे जी सर। अब पढ़ो क्या कह रहा है। ए और बी क्रमशः इतना और इतना के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करें भाई, पूंजी की बात करें, किसकी बात कर ले सर, पूंजी की बात करें। पूंजी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर, 15,000, और बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है सर, 30,000। मैं अगर इनका रेशियो ले लूं तो मैं कह सकता हूं 1:2 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 15,000 से कट जाएगा 30,000 2 बार में, बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, ए और बी, ये ए की बात हो रही है, ये बी की बात हो रही है। आगे क्या कह रहा है, ए और बी क्रमशः 1:5 में लाभ को बांट लेते हैं। जो प्रॉफिट है ना, उसको किस रेशियो में बांटते हैं, 1:5 में। तो बताना क्या है कि ए और बी के निवेश की गई राशि की समय अवधि क्या है, टाइम निकालना है, समय का रेशियो निकालना है। भैया कैसे निकालोगे, समय का रेशियो निकालना है तो जितना भी लाभ लिया है उसमें पूंजी का भाग लगा दीजिए, समय आ जाएगा। तो बताइए, लाभ यहाँ 1 का है, पूंजी 1 का है, तो 1/1। लाभ यहाँ 5 का है, पूंजी 2 का है, तो 5/2। सर इनको सरल करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है ना, 2:5 आएगा। कैसे, 2 से इधर गुना हो जाएगा, 1 से इधर, तो सर समय का रेशियो 2:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा है। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। देख लो, इस पेपर में तो पूरे के पूरे नंबर ले आए होगे आप, क्योंकि आसान पेपर था। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। डीआई का क्वेश्चन है। कौन सा डीआई है सर, लाइन ग्राफ है, अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़िए क्या कह रहा है। रेखा आरेख 3 अलग अलग कंपनी एबीसी द्वारा कुछ वर्षों के दौरान लैपटॉप के उत्पादन को दर्शाता है। लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग को क्या करता है, दर्शाता है एबीसी। रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी वाज मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू ए। सी का ए के साथ परसेंटेज वैल्यू कौन से साल में कम है, ये आपको बताना है। तो यहां तो साफ ही साफ कह दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, 2017, 16, 12, 14। तो 12 और 14 का यहां कोई जिक्र ही नहीं है, तो सर ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। जिसका जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो वो ऑप्शन कहां से ले आओगे, नहीं लाओगे। तो सर 17 और 16 को चेक करना है, तो चेक कर लो। 2017 की बात करें, किसका किससे पूछ रहा है, सी का ए से पूछ रहा है। तो 2017 में ए कौन है, रेड वाला, और सी कौन है, व्हाइट वाला। तो भैया सी का कितना प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है 35, और ए का कितना है सर 55। इसी को परसेंटेज में बदल देंगे। दूसरा ऑप्शन देखो 2016 का। 2016 में सी का कितना है सर, 30 है, और ए का कितना है सर, 60 है। इसको परसेंटेज में बदल दो, जिसका वैल्यू मिनिमम होगा वही आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जी सर। मुझे बताओ, 30 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 50 बार में कट गया, तो 50% तो यहाँ आया मैन्युफैक्चरिंग। इसको काटोगे सर 5 से 7 बार, 5 से 11 बार, तो यहाँ 700/11 आया, और 700/11 का मतलब क्या हो गया,
11 छक 66, 11 त्या 33, 11 छक 66, 33, फिर 6, फिर 3, इस तरीके से होगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2017 में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका परसेंटेज 63.63 है और 2016 में 50 है। तो मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम तो सर 50 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत। क्लियर है भाई, आसान था, इसका जिक्र नहीं था तो भैया कुछ करना ही नहीं था। तो ये आपके मॉक नंबर 35 के 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त। क्लियर है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।